नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। आखिर इस दिवस को मनाने की जरूरत क्या पड़ी है और क्यों इतनी ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है? क्योंकि हमेशा से ये कहा जाता है कि बीमारी से बेहतर है कि आप बचाव पर फोकस करें, और यही हमारी कोशिश भी है कि कैंसर अवेयरनेस टॉक लाइव शो हम कर रहे हैं। हमारे साथ इस खास मौके पर कैंसर एक्सपर्ट इस पर चर्चा करेंगे। बीमारी के लक्षण, बचाव और उपचार पर हम चर्चा करेंगे, और सबसे ज्यादा हमारा फोकस यही होगा कि ज्यादा से ज्यादा आप कैंसर पर बातचीत करें, ताकि शुरुआती लक्षण दिखने पर आप डॉक्टर के पास पहुंच जाएं। क्योंकि इस बीमारी की खासियत यही है कि अगर फर्स्ट स्टेज पर आप डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तो आप अपनी जिंदगी को बचा लेते हैं। क्योंकि आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि उपचार के नए नए तरीके इस बीमारी के लिए मौजूद हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। विशेषज्ञों से हम आपका परिचय करा दें। NHMMI से हमारे खास पैनल है। हमारे साथ सबसे पहले डॉक्टर भारत भूषण जी हैं। भारत भूषण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नेहा जायसवाल हैं। डॉक्टर नेहा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर आशुतोष दास जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं एक और चर्चा की जानकारी आपको देते चलूं कि अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ही शायद बजट आया, और इसमें जो कैंसर से बचाव के लिए टीकाकरण की बात हुई। ये क्यों बजट में शामिल किया गया, ये वैक्सीन इतनी जरूरी क्यों है, इस पर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर नेहा, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ही करना चाहूंगी। सर्वाइकल कैंसर से जो वैक्सीन की बात बजट में इस बार शामिल की गई है, तो वास्तव में ये जो कैंसर है, कैंसर अवेयरनेस की कितनी जरूरत है? आज समाज में इस बीमारी पर चर्चा की कितनी जरूरत है? देखिए, जो आपने जैसा बताया कि इसे बजट में भी, इस वैक्सीनेशन को बजट में भी इंक्लूड करने की प्रस्ताव दिया गया है, तो आप इसी से समझ सकते हैं कि ये ग्लोबल बर्डन जो है सर्वाइकल कैंसर का कितना ज़्यादा है। और अगर पूरे ग्लोबल बर्डन में अगर इंडिया, स्पेशली अगर हम एशियन कंट्रीज़ की बात करते हैं, तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन लगभग 22% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है अगर सर्वाइकल कैंसर की आप बात करते हैं तो। और सर्वाइकल कैंसर जो कि इंडिया और स्पेशली जैसे जो हमारे स्टेट्स हैं, जैसे छत्तीसगढ़ जो है बीमारू स्टेट में आता है, जो भी लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेट्स हैं, जो पुअर स्टेट्स होती हैं, उनमें ये कैंसर और भी ज़्यादा देखा गया है। तो हम जरूर हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो में इंक्लूड किया जाए, ताकि इसका लाभ लेकर के जो यंग लड़कियां हैं, अगर वो पहले ही इनसे वैक्सीनेशन ले लेती हैं, इम्यूनाइज हो जाती हैं, तो कुछ हद तक, काफ़ी हद तक, कुछ हद तक तो नहीं, काफ़ी हद तक हम सर्वाइकल कैंसर को रोक पाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर भारत भूषण, चूंकि अवेयरनेस टॉक शो है हमारा, जागरूकता आपको लगता है कि कितने एस्पेक्ट में ज़रूरी है? केवल वैक्सीनेशन ही नहीं, और भी कितने ऐसे संदर्भ हैं जिस पे जागरूक होना समाज को ज़रूरी है? पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड हैं तो अपनी वाइफ के लिए, या जो बड़े बुजुर्ग हैं वो उन बच्चों के लिए, युवाओं के लिए जो आज टोबैको का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कितने लेवल पर हमको अवेयरनेस की ज़रूरत देखते हैं आप? देखिए, जैसे 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो कैंसर अवेयरनेस रेज करने के लिए है। कैंसर अवेयरनेस की जरूरत है क्योंकि मैक्सिमम कैंसर केसेस तीसरे स्टेज या चौथे स्टेज में आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी जरूरत है कि हम कैंसर को जल्दी पहचानें, अर्ली डिटेक्शन के लिए। तो अर्ली डिटेक्शन करने के लिए कैंसर अवेयरनेस की जरूरत है। दूसरा, जागरूकता की जरूरत इसलिए भी है ताकि हम कैंसर के लिए स्क्रीनिंग करा सकें। तो कैंसर स्क्रीनिंग एक ऐसा टर्म है जो उनके लिए किया जाता है जिनको कैंसर का कोई लक्षण नहीं है। जैसे आप हैं, हम हैं, जिनको कैंसर के कोई लक्षण नहीं है, मगर क्योंकि कैंसर के शुरुआती स्टेज में उससे कोई लक्षण नहीं होते, उनको पहचानने का एकमात्र तरीका है कि हम उसको कैंसर की स्क्रीनिंग कराएं और कैंसर को हम जल्दी पहचानें। तो कैंसर स्क्रीनिंग के लिए जरूरत है। तीसरा, कैंसर से जुड़े बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी स्टिग्मा है, लोगों में डर है। उसको दूर करने के लिए कैंसर के प्रति जागरूक होना, उसके प्रति बात करना और उसका नॉलेज का विस्तार करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
सो यही सब रीजन है जिसके लिए हम कैंसर अवेयरनेस फैला रहे हैं और इससे अवश्य फायदा होगा कैंसर। काफी अहम बात डॉक्टर भारत भूषण ने कही आशुतोष जी कि सबसे पहले जो इस बीमारी की समस्या है फर्स्ट स्टेज पर अगर मरीज पहुंचता है तो उसकी जिंदगी के जो उम्र है वो बढ़ सकते हैं, बीमारी के क्योर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। स्क्रीनिंग को लेकर भी मिथ है कि स्क्रीनिंग, हम तो स्वस्थ है फिर हमें स्क्रीनिंग क्यों करानी चाहिए, स्क्रीनिंग होने से कहीं हमारे शरीर में तो कुछ ऐसे रेडिएशन या कुछ नहीं हो जाएगा। आपको लगता है ये भी एक मिथ है, इसको किस हद तक दूर किया जाना चाहिए? एज ए डॉक्टर इस मिथ को दूर कीजिए आप। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मैं क्यों उस गड्ढे में पड़ूं, है ना, कि जब मुझे कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं तो मैं क्यों स्क्रीनिंग के लिए जाऊं और आफत को मोल लूं। ऐसा नहीं होता है। स्क्रीनिंग इसलिए होता है, जैसे डॉक्टर भरत ने बताया, कि अर्लीस्ट स्टेज में बीमारी आपको कुछ नहीं बताने वाली, वो मशीन की सहायता से ही ढूंढा जा पाएगा। कुछ रिस्की कैंसर होते हैं, जैसे बच्चेदानी का कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया और कुछ प्रोस्टेट के कैंसर हो गए। ये सब हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हैं, ओके, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। उसलिए एक स्क्रीनिंग का प्रोग्राम होता है ताकि उन केसेस को अर्लीस्ट में पकड़ा जा पाए और उनका इलाज हो सके, और वो पकड़ने का स्क्रीनिंग का इकलौता माध्यम है। अब ऐसा नहीं है, अब सारे अप्रूव्ड स्क्रीनिंग के टेस्ट हैं। ऐसा कोई नहीं है कि स्क्रीनिंग की वजह से आपको बीमारी हो जाएगी। अगर आपके में बीमारी ऑलरेडी है तो स्क्रीनिंग उसको पकड़ेगा, अगर आपके में बीमारी नहीं है तो स्क्रीनिंग नेगेटिव आएगी। बिल्कुल ये नहीं है कि आपकी स्क्रीनिंग की वजह से आपको हो जाएगा। और एक दूसरा ये होता है कि अभी ठीक है, छोटा सा कैंसर है, बॉडी अपने आप संभाल लेगी, स्क्रीनिंग में करेंगे फिर हमको कैंसर के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, कीमो लगेगा, सर्जरी होगा, रेडिएशन होगा। ऐसी बात नहीं है। कैंसर का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर वो पैदा होता है, बॉडी उसको नहीं संभालने वाली। वो आज एक स्टेज में है, वो सेकंड में जाएगा, थर्ड में जाएगा, आपकी जान लेगा। ऐसे बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैंसर होते हैं जो शायद गायब हो जाए अपने आप। 99.99% केसेस हैं कि आपके बॉडी में अगर कैंसर प्रोड्यूस हो गया है वो आगे बढ़ेगा, वो उसका हॉलमार्क है। तो उसका अवेयरनेस होना चाहिए कि आपको स्क्रीनिंग कराएंगे तो वो आपको अल्टीमेटली फ़ायदा होगा। नहीं तो इतनी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स हैं, पूरी वर्ल्ड गवर्नमेंट है, वो इसको अप्रूव नहीं करती। अगर आपका नुकसान होना होता तो आपका फ़ायदा होना है, उसीलिए सारी गवर्नमेंट ने अपने प्रोग्राम्स में भी स्क्रीनिंग को डाला हुआ है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। नेहा, स्क्रीनिंग को लेकर डॉक्टर साहब ने बहुत सारे मिथ दूर किए। स्क्रीनिंग को ही लेकर थोड़ी सी मैं ज़्यादा चर्चा इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि हमारा मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जागरूक किया जाए। खास करके जब हम बच्चेदानी की बात करते हैं या फिर ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं, आज भी महिलाओं में इतना खुलापन नहीं आया है कि वो अपनी तकलीफ़ों को बहुत जल्दी अपने हस्बैंड से या अपने, अगर अनमैरिड हैं तो अपने माता पिता से बताएं। क्या आपको लगता है कि स्क्रीनिंग में शुरुआती जो लक्षण होते हैं कि बहुत ही अर्ली स्टेज में स्क्रीनिंग में पकड़ में आ जाती हैं ये सारी चीज़ें, चाहे बच्चेदानी की बात हो चाहे ब्रेस्ट की बात हो? बिल्कुल। सबसे पहले तो हमको हमारे जो लक्षण हैं हमें उनकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि किन किन लक्षण को हमें इग्नोर नहीं करना है, किन ऐसे कौन से हैं लक्षण जिनके लिए हमको तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना है। और स्क्रीनिंग जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आपको लक्षण आए ही उसके हम स्क्रीनिंग इसीलिए, जैसा कि डॉक्टर भारत ने बताया कि स्क्रीनिंग अभी कैंसर है नहीं, हम उसको पकड़ने के लिए ही ये सारी जांच जो है करते हैं। जैसे कि सर्वाइकल कैंसर, उसकी स्क्रीनिंग एक 5 मिनट का टेस्ट ही है, पैप स्मीयर करके, काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा, और जो कि आप एक सिंपल टेस्ट है, इंटरनल एग्जामिनेशन के लिए आप जाते हैं और आपके डॉक्टर जो है उसमें कोई ऐसा पेनफुल कोई प्रोसीजर नहीं, जो आप सिर्फ आपके झड़े हुए जो सेल्स होती हैं, जो कोशिका होती है, सिर्फ उनको कलेक्ट करके ही आप गंभीर बीमारी कैंसर होने से पहले, जो बोलना चाहिए प्री कैंसरस स्टेज में ही आप उसको डिटेक्ट कर पाते हैं। तो स्क्रीनिंग जो है आपको अच्छा नेहा, पेप स्मीयर क्या ये बिल्कुल साइन दे देता है क्या है कि कुछ अंदर कुछ चेंजेस हो रहा है? पेप स्मीयर से ये चीजें क्लियर हो जाती है क्या? इसका फायदा यही होता है कि मैंने जो वर्ड यूज किया कि प्री कैंसरस, कैंसर में बदलाव होने के लिए भी उससे पहले बहुत सारे स्टेजेस होते हैं जो हम मेडिकल टर्म में जैसे CIN हम बोलते हैं। तो ये सारे चेंजेस पहले होंगी सर्विक्स में, जो बच्चेदानी का जो मुख होता है, उसके बाद जाकर के काफ़ी सालों बाद वो कैंसर में बदलती है। और समय रहते अगर हम इन्हीं प्री कैंसरस लीजन का
अगर हम इलाज करा लेते हैं, जो भी उसके लिए जो भी उसकी भी कैटेगरीज होती हैं, तो टाइमली अगर हम उसके इलाज कर लेते हैं तो आगे जाके कैंसर होने की संभावना को ही हम खत्म कर देते हैं। ये बेसिकली आपको स्टेज 0 में स्क्रीनिंग जो आपको ये तो मैं उन लोगों के लिए पूछ रही हूँ डॉक्टर साहब जो महिलाएं अभी स्वस्थ हैं, अगर मान लीजिए वो भी जागरूकता के लिहाज से जाके जांच करवाना चाहें तो वो निश्चिंत हो सकती है ना कि अगर उन्होंने पेप स्मेयर किया है और उसकी रिपोर्ट सही है तो कम से कम दिमागी रूप से वो निश्चिंत रह सकती हैं कि हाँ मुझे मेरे कोई बदलाव तो नहीं है। कम से कम एक स्टैंडर्ड इंटरवल भी फिक्स किया हुआ है। जैसे पेप स्मेयर अगर आप लेते हैं, टेस्ट करते हैं, आज आपने कराया और अगर वो नॉर्मल आता है तो उसके आप एटलीस्ट नेक्स्ट 3 इयर्स तक के लिए आप टेंशन फ्री हो, मतलब दिमागी रूप से आप स्ट्रेस से बच सकते हैं। जी। दूसरा जो महत्व इसके तो और थोड़ा डेप्थ में हम चलेंगे ना। डॉक्टर भरत, आपसे मैं पूछना चाहूँ, बच्चेदानी के कैंसर के अलावा जो सबसे ज्यादा कैंसर भारत में देखा जा रहा है महिलाओं में वो है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के जो शुरुआती लक्षण होते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि स्क्रीनिंग में पता चल जाता है, तो क्या एक स्वस्थ महिला भी जाके अपना ऐसा जांच करा सकती है कि उसको अगर ब्रेस्ट में किसी तरीके के कोई चेंजेस हो रहे हैं वो पता चल जाए, या फिर नॉन कैंसरस गांठ, कई बार ऐसी ही गांठ होती है जिसको हम इग्नोर कर दिए रहते हैं, तो क्या उस समय ये पता चल सकता है कि आने वाले समय में ये कैंसरस है, हो सकती है, उसको समय पे इलाज कर सकें? कितनी महत्वपूर्ण है ये जाँच? जैसे कैंसर की भी जो गांठ होती है उसमें शुरुआती स्टेज में दर्द नहीं होता, ठीक है। तो अगर स्तन में कोई सा भी गांठ है, कितने भी समय से है, तो उसकी जांच कराना चाहिए। उसके अलावा जो लोग स्वस्थ हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, जिनको कोई सिम्टम नहीं है और 40 वर्ष हो चुके हैं, उनके लिए हर 2 साल में या साल में एक बार मैमोग्राफी कराना अनिवार्य है। ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग का सबसे अच्छा तरीका मैमोग्राफी है, डिजिटल मैमोग्राफी जिसे कहते हैं। वो एक प्रकार के स्तन का एक्सरे है। तो स्तन के अंदर कोई छोटी भी गांठ होगी वो उस एक्सरे के द्वारा देखा गया है। जैसे डॉक्टर आशुतोष ने बताया कि शुरुआती स्टेज में कैंसर अपने आप नहीं पता चलता, उसको मशीन की सहायता से ही देखा जा सकता है। तो हाथ में फील करने से या डॉक्टर के द्वारा भी फील करने से जब वो बहुत छोटी गांठ होगी तो वो फील नहीं होगा, तो उसके लिए डिजिटल मैमोग्राफी कराना अनिवार्य है। और जैसा कि डॉक्टर नेहा ने भी बताया कि कैंसर रातों रात नहीं होता है। हाँ, ज्यादातर कैंसर में डेवलप होने के लिए 5 से 10 साल का समय लगता है। तो अगर हम उसको शुरुआती स्टेज में या प्री कैंसर स्टेज में पकड़ लेते हैं तो उसको ट्रीट करके हम लोग कैंसर फ्री हो सकते हैं। 2 प्रमुख कैंसर पर तो अभी जांच पे चर्चा की मैंने डॉक्टर आशुतोष। तीसरा जो महत्वपूर्ण है और भारत में खास करके सभी जगह देखा जा रहा है, कि ग्रामीण और शहरी नहीं लगता है, मुंह का कैंसर है। इसके शुरुआती लक्षण क्या है और क्या इसकी भी स्क्रीनिंग हम कर सकते हैं? मान लीजिए कोई स्वस्थ व्यक्ति है और काफ़ी लंबे समय से वो तंबाकू गुटखा का सेवन कर रहा है, तो अब वो चाहता है कि उसे कुछ है तो नहीं, तो क्या वो स्क्रीनिंग कर सकता है? इसके लिए भी कोई स्क्रीनिंग होती है क्या? तंबाकू का कैंसर का बहुत बड़ा बर्डन है, खास करके अपने साउथ ईस्ट एशिया में, जहाँ पे स्मोकलेस टबाको ज़्यादा यूज़ होता है। गुटखा हो गया, खैनी हो गया, ये सब। ओके, छत्तीसगढ़ में तो गुड़ाखू भी है, बहुत सारे तरीके होते हैं उसके। अलॉन्ग विथ स्मोकिंग, सिगरेट भी, बीड़ी भी जो होता है वो उसी के अंडर में आता है। बट इंडिया में इतनी ज़्यादा तादाद इसलिए है क्योंकि बहुत कम सी जगह है जहाँ पे स्मोकलेस टबैको यूज़ होता है। ये खैनी वगैरह अपने यहाँ ही बना है और इससे बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। सिम्टम्स ये होते हैं कि मुंह में छाले वगैरह, ओके, वो सबसे बड़ा होता है। कैंसर बनता ही छालों से है। पहले छोटा सा छाला होगा जो आपको 2 महीने, 4 हफ्ते, 3 हफ्ते से भरेगा नहीं। नॉर्मल जो छाले होते हैं वो आते हैं 1-2 हफ्ते में चले जाते हैं खुद से, लेकिन ये छाला धीरे धीरे बड़ा होगा, ब्लीड होगा, उसमें से गंदा दिखने लग जाएगा, थोड़ा डरावना दिखने लग जाएगा। आपको पता चलेगा कि ये नॉर्मल छाला नहीं है। वो सबसे पहला संकेत होता है, आप समझ लीजिए वो पहला स्टेज आ गया है। ओके, उसमें अगर जाए तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे से इलाज, आप सर्जरी करवा सकते हैं, आपको शायद आगे रेडिएशन की भी ज़रूरत ना पड़े, कीमो की भी ज़रूरत ना पड़े, आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा अगर आप वहाँ रोक देते हैं तो। बट यूजुअली ऐसा नहीं होता है। लोग आते हैं, छोटा छाला है, ठीक है, अभी तो वेट करते हैं और थोड़ा बड़ा हो जाए, 2-3 महीने में और बड़ा हो जाता है, फिर वो गले में आ जाएगा, गले में गांठ होंगी। ओके, गले में समझ लीजिए फैल गया, इधर गांठें हो जाएंगी, वो फिर आपके स्टेज 3 में पहुंच जाएगा। उसके बाद भी आप अगर उसको नेग्लेक्ट करेंगे तो फिर बाकी बॉडी में जाएगा, दैट विल बी स्टेज 4।
फिर उसके ट्रीटमेंट के लिए हमको जो जो पता है हमको सब देना पड़ेगा, सर्जरी, कीमो, रेडिएशन, सब कुछ, और उसमें कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला। तो वहाँ तक बढ़ने नहीं देना चाहिए। उसके लिए क्या होता है, स्क्रीनिंग करेंगे। पहले तो टबैको छोड़िए, क्योंकि वही कारण है आपका। अगर कोई टबैको ले रहा है, छोड़ दिया है और उसको डर है कि मुझे हो जाएगा, तो देन एग्जामिनेशंस ऑब्वियसली होते हैं। या तो आप डॉक्टर से मिलिए, ऑन्कोलॉजिस्ट से, वो आपको रेगुलरली देखेंगे, 3-3 महीने में, 6-6 महीने में आपके ओरल कैविटी को एग्जामिन करेंगे, नेक को एग्जामिन करेंगे, कहीं कोई ऐसा सस्पिशियस छाला तो नहीं है। अगर वो आता है तो उसको पहले स्टेज में पकड़ के ऑपरेट करके ट्रीट किया जा सकता है। तो ओरल कैंसर का ये स्क्रीनिंग होता है ऑब्वियसली। कई बार ये भी कहा जाता है डॉक्टर साहब कि हम तो कभी कभी खाए ही नहीं है गुटखा, लेकिन हमको भी कैंसर हो गया मुंह का। कई केसेस ऐसे भी हुए ना कि जो तंबाकू गुटखा सिगरेट लिए ही नहीं है उनको भी कैंसर हो जाता है। कई लोगों का मुंह ही नहीं खुल रहा है लेकिन वो कभी तंबाकू गुटखा नहीं खाए हैं, तो क्या उन लोगों को भी कैंसर हो सकता है? और अगर नहीं है तो कैसे पहचाने वो? टबैको जो है वो बड़ा कारण है, इकलौता कारण नहीं है। ठीक है, जेनेटिक कारण, वायरल कारण होते हैं। अब जैसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो सर्विक्स का कैंसर कराता है, वो का कैंसर भी कराता है। अच्छा। 10% 15% लोगों में। तो जो टबैको नहीं ले रहे हैं उनको भी कैंसर होने के चांसेस होते हैं। अब जो सोचते हैं कि मैंने कभी नहीं खाया कुछ भी, कैसे हो गया, तो उसके लिए फिर वैक्सीन काम आती है कि आपने अगर एचपीवी वैक्सीन लिया। एचपीवी वैक्सीन वैसे दोनों को लगता है, बच्चों को भी लगता है, बच्चियों को भी लगता है। ओके, तो उनमें वो मुंह का, गले का, फ्यूचर में पेनिस का कैंसर को रोकथाम करता है। तो उन केसेस में ऑब्वियसली ये प्रिवेंटिव है, एचपीवी वैक्सीनेशन। ठीक है डॉक्टर नेहा, आपसे मैं चर्चा करूं क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा आबादी हमारी ग्रामीण है, ग्रामीण महिलाओं की। और मैंने पहले ही कहा कि पहला टैबू होता है कि वो घर में किसी को बताती नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो कैंसर होने से पहले क्या कुछ सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं? जांच तो आपने नहीं कराई है, लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम्स है, शुरुआती लक्षण, क्या बहुत ज़्यादा पीरियड्स में ब्लीडिंग अगर हो रही है, मेनोपॉज के बाद क्या ब्लीडिंग हो रही है या ब्लीडिंग लंबे समय तक चल रही है, क्या ऐसे कारण हैं, लक्षण हैं जिस पर महिलाओं को ध्यान देना चाहिए कि ये रेगुलर नहीं है? जी, जैसा आप बताएं, जो शुरुआती जो लक्षण होते हैं सर्वाइकल कैंसर के, जैसे अगर किसी महिला को संबंध बनाने के बाद अगर खून आता दिखता है या उन्हें दर्द का अनुभव होता है संबंध बनाने के साथ साथ, और माहवारी के दौरान अगर उन्हें ज़्यादा खून का प्रवाह हो रहा है तो ये लक्षण हो सकते हैं कैंसर के। कभी कभी माहवारी से अनरिलेटेड भी अगर उनको कभी ब्लीडिंग हो रही है तो ये भी कारण हो सकता है कि ये भी एक लक्षण ही है कैंसर का। ज़्यादातर महिलाएं काफ़ी टाइम से कंप्लेन करती रहती हैं कि वाइट डिस्चार्ज आता है, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, जो कि दुर्गंध से भी भरा हुआ रहता है। तो ये भी लक्षण है जिसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, स्पेशली सर्वाइकल कैंसर को लेकर के। अब जैसे ये लक्षण हो रहे हैं किसी महिला को, तो जांच की मैं बात करूं कि इस समय पर अगर गायनी के पास पहुंचती हैं तो क्या जांच ऐसी होती है जिससे ये पता चल जाता है कि ये कैंसर नहीं, कुछ और भी बीमारी हो सकती है? देखिए, वो नॉर्मल फिजिकल जो हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, आप नीचे से वो जो बच्चादानी का रास्ता होता है वहाँ से आप एग्जामिनेशन करके, जो कि मैंने आपको बताया कि अगर ज़्यादा कुछ, कई बार क्या होता है कि वाइट डिस्चार्ज की कंप्लेन स्पेशली जो ग्रामीण महिला होती हैं उनमें ज़्यादा होते हैं, क्योंकि तो उनमें अगर वाइट डिस्चार्ज अगर है तो उसको पहले ट्रीट करके, उसे पहले ठीक करके, उसके अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक्स और जो हम दवा देते हैं वो ठीक करने के बाद जो पैप स्मीयर जो टेस्ट मैंने बोला, अगर आपको कोई ऑब्वियस वहाँ पे कुछ ग्रोथ नहीं दिख रहा है या कुछ अनहेल्दी सा नहीं दिख रहा है तो हम ये टेस्ट लेते हैं, पैप स्मीयर जो टेस्ट है, जिससे कि हम जो प्री कैंसरस हो वो भी स्टेज, और अगर कैंसर के भी कुछ तो पता लग जाए। डॉक्टर भारत, ब्रेस्ट कैंसर को लेकर ही मैं सवाल थोड़ा सा ज़्यादा कर रही हूँ क्योंकि आज के समय में हमने हर 10 में से अगर आप देखिए तो 3-4 लोगों में ये शिकायत देखने को मिल रही है। अगर अर्ली स्टेज में पकड़ में आ गया कि कैंसरस नहीं है, गांठ है भी मान लीजिए, अगर उसको उस समय पे सर्जरी करा दी गई, मैं अपने दर्शकों से भी कहूँगी कि अगर ऐसी महिलाएं देख रही हैं प्रोग्राम और अपने आप को एग्जामिन करके उनको कुछ भी थोड़ा सा चेंजेस लगता है तो डॉक्टर का वहाँ पर ट्रीटमेंट का क्या लाइनअप होता है? क्या वो जो गांठ है उसको सर्जरी करके निकाल दिया जाए तो आने वाले खतरे से बचा जा सकता है? देखिए, भी स्तन में कोई गांठ होती है तो हम लोग अपने मेडिकल टर्म में कहते हैं ट्रिपल असेसमेंट करना होता है।
जिसमें हम उसको क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं। उसके अलावा उसका एक मैमोग्राफी या अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं उसको देखने के लिए कि उसमें और कोई गांठ तो नहीं है और उसका नेचर क्या है। उसके अलावा हम लोग एक बायोप्सी की जांच करते हैं, ठीक है, जिसमें से उसके ट्रू नेचर का पता चलता है। और अगर कैंसर होता है तो वो कंफर्म हो जाता है या फिर ये कंफर्म हो जाता है कि कैंसर नहीं है। उसके बाद ये देखा जाता है कि कैंसर वाली गांठ नहीं है मगर उससे उनको तकलीफ कितनी है, ठीक है, कि बहुत सारी ऐसी कंडीशंस भी है स्तन की जो कैंसर नहीं है मगर उसे तकलीफ रहती है, तो उसका इलाज किया जाता है। जैसे निपल डिस्चार्ज है, ज्यादातर केसेस में वो कैंसर के नहीं होते हैं मगर वो एक प्रकार से एक बॉदरसम सिम्टम है महिलाओं के लिए, तो उसका इलाज किया जाता है। जिस डक्ट से अगर वो डिस्चार्ज आ रहा है वो डक्ट निकाला जाता है। बहुत सारी ऐसी गांठें होती हैं जैसे फाइब्रोइडनोमा, बहुत बार वो पेनफुल होती हैं, तो पेनफुल होती हैं तो उसके लिए छोटा ऑपरेशन करके जिसमें स्कार विजिबल ना हो वैसा ऑपरेशन करके उसको निकाला जाता है। प्लस ये एश्योरेंस हो जाता है, जैसे हम मैमोग्राफी कर लेते हैं कि हाँ अभी कोई कैंसर नहीं है, तो वो निश्चिंत रह सकती हैं कि अभी फिलहाल नहीं है। और अपना रेगुलर जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, जैसे 2 साल में एक बार मैमोग्राफी कराना है, उसको ज्वाइन कर सकती हैं। डॉक्टर आशुतोष, स्क्रीनिंग पर हम इसलिए भी चर्चा कर रहे हैं, मैंने अपने दर्शकों को भी बताया कि भाई बीमारी हो से पहले जांच करके आप निश्चिंत हो जाइए। आपने एक चर्चा में कहा था कि है बीमारी के डेवलप होने के लिए, तो मेंटल स्ट्रेस किस तरीके से बॉडी को प्रोवोक करता है कि वो एक गंभीर बीमारी की तरफ चला जाता है, और स्ट्रेस को कैसे हमको अवॉइड करना चाहिए और क्या क्या हो सकता है स्ट्रेस से, ये बताइए थोड़ा सा। बीमारियां भी हैं, बीपी हो गया, शुगर हो गया, क्योंकि आप अगर मर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है किससे मर रहे हैं, है ना। तो स्ट्रेस बहुत बड़ा रोल करता है। जब भी आपको स्ट्रेस होता है बॉडी में ऐसे चेंजेस होते हैं, ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपको स्ट्रेस को लड़ने के लिए रेडी करते हैं, बट वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। लेकिन आप अगर क्रोनिक स्ट्रेस लेंगे, सालों से आपको स्ट्रेस है एकदम से, तो जो काम छोटे छोटे ड्यूरेशन के लिए होने चाहिए वो बॉडी में आपके लंबे चेंजेस हो जाएंगे। अच्छा। जिसमें कि मेनली इम्यूनिटी पे इम्पैक्ट आता है। ओके, कैंसर के अगर उससे इससे देखें तो जब इम्यूनिटी कम कॉम्प्रोमाइज होती है बॉडी की, बॉडी में डेली कैंसर होने के कारण बनते रहते हैं। अच्छा। म्यूटेशंस होते रहते हैं जनरली, डेली आप सेल्स डिवाइड होते हैं, लाखों सेल्स, करोड़ों सेल्स डेली बनते हैं बॉडी में। उनमें से कुछ बिल्कुल माइन्यूट नंबर जो है वो बुरे निकलते हैं, उनको इम्यून सिस्टम मार देता है और वो आगे कैंसर जैसे नहीं बढ़ पाते। लेकिन अगर आपकी इम्यून सिस्टम कम है, इम्यूनिटी अगर आपकी कम है, तो वो जो इक्का दुक्का सेल हैं वो आगे जाके कैंसर बन सकते हैं। स्ट्रेस ऐसे आपको बिना कोई रिस्क फैक्टर के कैंसर को बढ़ावा दे सकता है। उस पर आपको करने, अगर टबैको डाल दीजिए, अल्कोहल डाल दीजिए, ये डाल दीजिए, वो डाल दीजिए, तो वो सेल के नंबर भी बढ़ जाएंगे, कैंसर के रिस्क भी बढ़ जाएंगे। तो स्ट्रेस ऐसे अपन को कैंसर से ज़्यादा एक्सपोज करता है। और स्ट्रेस मेंटेन का बोलना इजी है कि स्ट्रेस मत लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, काम में स्ट्रेस मत लीजिए, बट कितना होता है आपको ही पता है, वेरी डिफिकल्ट। तो अच्छा, इलाज वाले पार्ट पे मैं चर्चा करूँ। स्क्रीनिंग के लिए तो आप लोगों के मतलब हॉस्पिटल में हमने देखा कि भी शिविर, ताकि लोग पहुंचे वहां पर और जांच करवाएं। कितनी फैसिलिटी आजकल एक हॉस्पिटल में कैंसर को लेकर हो चुकी थी, खास करके मैं आपके हॉस्पिटल पे ज़रूर चर्चा करना चाहूँगी कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जितनी सुविधाएं हैं अगर एक ही जगह मिल जाती हैं, कितना आसान होता है ट्रीटमेंट का। अभी 10-20 साल पहले आपको कैंसर का प्रॉपर इलाज, अच्छा इलाज चाहिए, यू हैव टू गो टू मुंबई, दिल्ली, ये सब जाना पड़ता था। 20 साल पहले हम अपने बचपन में ये सोचते थे कि बॉम्बे जा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। अभी छत्तीसगढ़ में इतने सारे हॉस्पिटल हो गए हैं, है ना, जो कंप्लीट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अभी हमारे यहाँ NH जो है वो कंप्लीट है, कंप्लीट मतलब आप सर्जरी, कीमो, रेडिएशन, जो भी आपको ज़रूरत होता है कैंसर का ट्रीटमेंट, वो सब वहाँ सेम कैंपस में अवेलेबल है। तो ये बहुत बड़ी सुविधा हो जाती है कि आपको इतना ट्रैवल नहीं करना पड़ता है। क्योंकि देखिए, जो हम नेग्लेक्ट बोलते हैं कि अर्ली स्टेज में क्यों नहीं आता है, क्योंकि आदमी रोज़मर्रा में फंसा होता है, घर से निकलना, काम छोड़ के हॉस्पिटल जाना मुश्किल होता है। अब बॉम्बे जाना वाज वेरी डिफिकल्ट, तो आप समझिए लेट होता जाएगा। अब पास में है तो पीपल कैन गेट हेल्प अर्लियर, सारी सुविधाएं हैं, बेस्ट OTs हैं, बेस्ट सर्जन हैं, सारी कीमोथेरेपी की दवाइयाँ हैं,
कीमोथेरेपी के डॉक्टर्स हैं, रेडिएशन की मशीन है, रेडिएशन के डॉक्टर्स हैं, स्क्रीनिंग के जो होते हैं जितने भी सर्वाइकल हो गए, ब्रेस्ट हो गए, प्रोस्टेट के हो गए, जो भी स्क्रीनिंग अवेलेबल है सारी चीजें वहीं पर एक साथ सारी हैं एक ही के अंदर हमारे, तो वो बहुत बड़ी सुविधाएं हैं। प्लस खर्चों में कटौती है, ऐसा नहीं है, इट्स अ प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, बट क्योंकि कैंसर यूजुअली बहुत ज़्यादा बर्डनसम होता है, किसी भी आदमी को हिला सकता है, और हमारा स्टेट जो है गरीब स्टेट है, तो वहाँ पे हमने एटलीस्ट चीज किया हुआ है कि आयुष्मान कार्ड, बीजू कार्ड होता है उड़ीसा के लिए, या फिर बाकी स्कीम्स जो होती हैं, वी एक्सेप्ट दैट फॉर सर्जरी, कीमो, रेडिएशन। तो ऐसा भी है, दूसरे स्टेट के भी अगर आ रहे हैं तो उनको भी वो उड़ीसा के हम ट्रीट कर रहे हैं कार्ड के साथ। तो अगर कोई पेशेंट है जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, ही विल नेवर बी डिनाइड ट्रीटमेंट एट आवर सेंटर। उसकी सर्जरी, कीमो, रेडिएशन सारा सब कुछ शायद हो जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी स्कीम में इंक्लूडेड है। ओके, तो वो बहुत बड़ी सुविधा है। डॉक्टर भरत, मिथ पर ही हम थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं, इसलिए एक मिथ और है कि जो स्टेज के लिए जो बायोप्सी की जाती है, मैंने कुछ लोगों को सुना है कि माउथ कैंसर में जब तक आप उसको छेड़ेंगे नहीं तब तक वो बढ़ेगा नहीं, जैसे आपने बायोप्सी की और उसका मल्टीप्लिकेशन जो होता है बहुत तेज़ी से बढ़ता है और वो बहुत जल्दी 3rd से 4th स्टेज पे चला जाता है। क्या ये सच्चाई है कि बायोप्सी से स्टेज बढ़ता है? बायोप्सी किसी भी कैंसर के इलाज में कंफर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो इलाज के लिए पहला स्टेप है, तो वो इलाज का पार्ट है, उससे कैंसर बढ़ता नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा मिथ है, आपने सही कहा कि बायोप्सी हम नहीं कराएंगे। बहुत लोग मना करते हैं, आज भी सुनने को मिलता है कि नहीं हम बायोप्सी नहीं कराएंगे, उससे कैंसर बढ़ता है। मैक्सिमम 99% कैंसर के केसेस में बायोप्सी लगता है। कुछ ही कैंसर है, जैसे किडनी कैंसर है, कुछ है जिसमें हम बायोप्सी के लिए नहीं जाते, सीटी स्कैन में इतना एविडेंट होता है कि हाँ ये कैंसर ही है, तो उसमें डायरेक्टली इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज कैंसर का इलाज बाकी ऑपरेशन, कैंसर का जो ऑपरेशन है बाकी चीज़ों के ऑपरेशन से थोड़ा अलग है। उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ती हैं, लिम्फ नोड्स निकालना पड़ता है, उसके लिए हमको ये श्योरिटी चाहिए रहती है, क्योंकि कैंसर का ऑपरेशन बाकी से थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा जटिल होता है, जैसे पेट का कैंसर है और कहीं का भी है, तो उसमें एक साथ क्लियर करना होता है कि कहीं भी कोई चीज़ ना छूटे। इसके लिए बायोप्सी ज़रूरी होती है कि हम पहले श्योर हो जाएं ताकि इतना बड़ा ऑपरेशन करें। अच्छा डॉक्टर आशुतोष, बायोप्सी पर चर्चा मैं इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि बायोप्सी से क्या ये पता चल जाता है कि बॉडी में जो कैंसर है वो किस स्टेज में है और किस टाइप का है? स्टेज नहीं पता चलता है, टाइप पता चलता है, हिस्टोलॉजी पता चलती है, कितना एग्रेसिव है, कौन सा वेरिएंट है, क्योंकि कैंसर के अलग अलग टाइप होते हैं ना, ये सेल से निकला, इस सेल से निकला। मुंह का कैंसर भी अलग अलग टाइप के सेल से निकल सकता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे अलग अलग टिश्यू होते हैं, अलग कैंसर होता है, वो जानना जरूरी है, क्योंकि उसकी सर्जरी अलग हो जाती है, फिर उसमें कीमो के अलग अलग ड्रग लगेंगे, रेडिएशन के अलग डोज लगेंगे, वो जानना बहुत जरूरी है। तो जैसे आपने पूछा कि बायोप्सी से बढ़ जाता है क्या, हजारों लाखों पेशेंट की रिसर्च हो रही है। ये सवाल बहुत पुराना है डॉक्टर्स में भी, कि हम जब बायोप्सी करेंगे क्या उससे बढ़ जाएगा। इसकी रिसर्च हो रखी है, प्रूफ हो रखा है कि बायोप्सी करने की वजह से आपको बीमारी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये होता है कि लोग बायोप्सी करा के ये सोचते हैं कि हमारा ट्रीटमेंट हो गया, घर पे बैठ जाते हैं, उसके बाद बढ़ता है। दैट इज इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट, बायोप्सी की वजह से नहीं बढ़ा है। तो बहुत बड़ा मिथ है कि बायोप्सी की वजह से बढ़ जाता है। अगर ऐसा होता, ये अगर क्वेश्चन होता, वी वुड हैव थॉट कि हमारे पास दूसरा कोई टेक्निक होता कि हम बायोप्सी छोड़ ही देते, हम पेशेंट का नुकसान नहीं करेंगे। नेहा, अभी तक तो हमने चर्चा की कि क्या लक्षण है और कब हमको पहुंच जाना चाहिए, क्या जांच कराना चाहिए। थोड़ा सा कारण पर भी हम फोकस करें कि क्या पता वो कारण हम जो है वो दूर कर दें तो वो बीमारी ना हो। बच्चेदानी में जो कैंसर होता है उसके पीछे क्या कारण आप लोगों ने देखा कि ऐसे केसेस में ये कैंसर है ज़्यादा हो सकता है, क्या कारण देखिए? जो कि जितनी वैक्सीनेशन की बात हो रही है, तो लगभग 70 to 80% जो महिलाएं होती हैं जिनको सर्वाइकल कैंसर होता है, उनमें HPV जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है उसका तो संक्रमण देखा ही गया है। साथ ही में ऐसी महिला जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, उनमें भी ये रिस्क, जिनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो यौन संबंध बनाने से जो बीमारी होती है, तो ये सारे जो होते हैं ये रिस्क को बढ़ाते हैं इन सर्वाइकल कैंसर के। जिनके बहुत सारे, जैसे कि गांव में ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि बहुत सारे बच्चे होते हैं,
तो बच्चे होने की वजह से, जिसको हम मल्टी पैरिटी बोलते हैं, उनमें क्या होता है कि रेगुलर जो है सर्विक्स, जहाँ के कैंसर की बात हो रही है, वहाँ रिपीटेड ट्रॉमास होते रहते हैं। बार बार जो है, अगर बच्चा जो है नीचे के रास्ते से अगर बाहर आता है तो वहाँ पे वो कुछ ना कुछ ट्रॉमा करके ही आता है। तो वो एरियाज क्या हो जाती हैं, रॉ हो जाती हैं, और कभी वो, और उनमें फिर ये वायरस का जो संक्रमण जो रहता है वो ईजिली हो पाता है। वहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन जो है ईजिली हार्बर हो पाते हैं। तो ये भी कारण जो है, रिस्क फैक्टर देखा गया है कि जिनकी मल्टी पैरिटी, जिनके ज़्यादा बच्चे होते हैं, उनमें कैंसर होने की संभावना ज़्यादा दिखी गई है। साथ ही में जो आजकल का जो ट्रेंड है बोलना चाहिए, जो स्मोकिंग और ये अल्कोहल, तो ये भी जो है जो, जैसा कि सर डॉक्टर आशुतोष ने बताया कि इम्यूनिटी को जो भी चीज़ें कम करती हैं, तो उस तरह से आप एक तरीके से कैंसर को बढ़ावा देते हैं, ये सारे फैक्टर्स जो है। अच्छा, एक और बात है कि क्या आजकल समय के साथ साथ जो शादी है वो बहुत लेट हो रही है। बहुत लेट मैरिज होने की वजह से बच्चे भी बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं और नॉर्मल नहीं हो रहे हैं। कई बार मिसकैरेज बहुत ज़्यादा हो रहा है, अबॉर्शन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। क्या ये सारे भी कहीं ना कहीं कारण हैं क्या? सर्वाइकल में तो नहीं, लेकिन हाँ, जो बच्चादानी का, जो यूट्रस के कैंसर जो हम बोलते हैं, अंडाशय के जो कैंसर बोलते हैं, उनमें ये कारण देखा गया है। ब्रेस्ट कैंसर भी जो है वो उसमें भी ये, अगर जो लेट मैरिजेस होती हैं, आप लेट कंसीव करते हो, तो इनमें हार्मोन्स का जो है कहना चाहिए बॉडी में डिसरेगुलेशन बोल सकते हैं, वो होने की वजह से होता है। ये कैंसर को ये भी जो है बढ़ावा देते हैं। आप कॉमनली सुनते हैं आजकल, हर जो फीमेल होती हैं, यंग फीमेल, वो कंप्लेन के साथ आती हैं कि पीसीओएस है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो ये सब जो रहते हैं, ये ओवेरियन कैंसर, इनमें चांसेस जो है बढ़ जाते हैं कैंसर होने के, ओवरी के, अंडाशय के कैंसर के। डॉक्टर भरत, अगर हम बात करते हैं सर्जरी को लेकर, ट्रीटमेंट वाले पार्ट पर थोड़ी सी अब हम चर्चा करेंगे। जैसा कि डॉक्टर आशुतोष ने बताया कि एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें होने से मरीज को भटकना नहीं पड़ता है और इजीली डायग्नोस हो जाता है। सर्जरी एक बहुत बड़ा पार्ट है। सर्जरी, अगर माउथ की सर्जरी हो, उसके बाद में चेहरे में विकृति आ गई या उसको आगे की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, इसके लिए किस तरीके से आप लोग, दूसरी सुविधाएं भी हैं कि प्लास्टिक सर्जरी है या जो दूसरी बड़ी सर्जरीज हैं, उसको कैसे मैनेज करते हैं और ये कितनी सक्सेस है? सर्वप्रथम जैसे कैंसर डायग्नोस हो जाता है, हम लोग फर्दर टेस्ट कराते हैं, उसका सीटी स्कैन कराते हैं, जिससे ये पता चलता है कि उसका स्टेज क्या है, कहीं और फैला तो नहीं, और दूसरा अपनी जगह में भी कितना एडवांस है, अंगों में कहाँ कहाँ तक गया है, कहाँ तक हम निकाल सकते हैं, कौन सा पोर्शन बचा सकते हैं, ये सारा चीज सीटी स्कैन या एमआरआई के माध्यम से तय किया जाता है, जो कि एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। उसके अलावा जैसे हम मुंह की सर्जरी कर रहे हैं, जबड़े की सर्जरी कर रहे हैं, तो जैसे जबड़े की सर्जरी में हमने जबड़ा निकाला, तो उसको वापस, ताकि उनको वापस खाने में या इसमें तकलीफ ना आए, वापस दांत लग जाए, उसके लिए पैर की हड्डी, जो पैर में जैसे 2 हड्डी होती है, तो उसमें से जो पतली हड्डी होती है उसको निकाल के यहाँ से प्लास्टिक सर्जरी करके वापस ये जबड़ा बनाया जाता है। सर्जरी के साथ साथ सेम टाइम पे ही। तो उससे क्या है कि एक तो चेहरे का जो आकार है वो ज्यादा चेंज नहीं होता, ठीक है। ऑब्वियसली जैसा भगवान ने बना के भेजा है, दोबारा वैसा बनाना बहुत कठिन है, ठीक है। मगर जो मैक्सिमम फंक्शनल, उनको जितना रिजल्ट मिल जाए, खाना खा सके और समाज में अपना एक शामिल हो सके, हाँ, उतना बनाया जा सकता है। और अगेन उसमें यही है कि जितनी जल्दी आएंगी उतनी छोटी सर्जरी होगी, उतनी कम विकृति आएगी और उतना अच्छा फंक्शनल रिजल्ट रहेगा। डॉक्टर आशुतोष, सर्जरी पर हम चर्चा कर रहे हैं। कई बार ये भी देखा गया है, ये भी मैं आपसे बता रही हूँ क्योंकि कई बार हमारे भी बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता है। कई ट्रीटमेंट में मैंने देखा कि डॉक्टर ने उनको कहा था कि आपको अभी सर्जरी होगी, उसके बाद में कीमो होगा और उसके बाद में रेडिएशन होगा। सर्जरी भी हुई और कीमो भी हुआ। अब उनको लगा कि ये तो हो गया ना, ट्रीटमेंट तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमको रेडिएशन डॉक्टर ज़बरदस्ती बोल रहे हैं क्योंकि रिपोर्ट तो नॉर्मल है, फिर रेडिएशन की क्या ज़रूरत है? इस बारे में भी थोड़ी सी आप जानकारी दीजिए कि अगर कंप्लीट डॉक्टर कह रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट में हमको ऐसे जाना है, तो किसी एक स्टेप को आप छोड़ते हैं तो क्या वापसी के चांसेस होते हैं कैंसर के? देखिए, अगर कैंसर की बात करें, किसी भी, मतलब यूट्रस की भी सर्जरी में अगर डॉक्टर ने कहा है कि रेडिएशन लेना पड़ेगा, हाँ, माउथ कैंसर की बात करते हैं, अभी समझ लीजिए अर्ली स्टेज में आता है, डॉक्टर भरत ने ऑपरेट कर दिया, ओके,
उसके बाद गाइडलाइन जो होती हैं वो बताती हैं हमको कि उस स्टेज का क्या क्या ट्रीटमेंट है जिससे पेशेंट को बीमारी वापस नहीं आएगी या फैलेगी नहीं। ओके, तो स्टेज 1 में समझ लीजिए ऐसा है कि आपने ऑपरेट कर दिया, आपको आगे कीमो रेडिएशन की कोई जरूरत नहीं, ये गाइडलाइन में है। हम उसको एडवाइस नहीं करेंगे कि आपको कीमो भी लेना है, रेडिएशन भी लेना है, ऐसा कोई नहीं बोलने वाला। देन उसका ट्रीटमेंट खत्म होगा। लेकिन कोई स्टेज 3 में आता है, सर ने ऑपरेट कर दिया, ओके, उसके बाद गाइडलाइन में आता है कि नहीं आपको रेडिएशन कर रहा है ना, ये सारी चीजें उसीलिए स्टेजिंग इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। वो हमको बताता है कि आपको क्या क्या ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी कंप्लीट इलाज के लिए, और वो फिर हम ट्रांसमिट करते हैं पेशेंट को। स्टेज 3 में जैसे आ गया, वहाँ पे यूजुअली पड़ता है कि आपको कीमो लगेगा, रेडिएशन लगेगा, कीमो लगेगा करके। ओके, अब पेशेंट का अगर मिस इन्फॉर्मेशन हो रहा है कि उसको लग रहा है नहीं लेना चाहिए, तो पेशेंट की पूरी फ्रीडम है, वो चाहे तो ले ना ले, बट हमारा एडवाइस होता है स्टेज के हिसाब से। ओके, तो वापसी के चांसेस रहते हैं कैंसर के। आप अगर गाइडलाइन फॉलो नहीं करें, कैसे बनती है? एक बीमारी है, उसको आपने ऑपरेट करके पूरा निकाल दिया अच्छे से। अभी प्रॉब्लम क्या है कैंसर का सबसे बड़ा, कि वो वापस आती है सर्जरी के बाद भी, अगर एडवांस स्टेज में है तो। उसको रोकने के लिए हम रेडिएशन देते हैं ताकि वो उसी जगह पे ना वापस आए, मुंह में या गले में। कीमो इसलिए देते हैं ताकि वो बाकी बॉडी में ना फैले। ठीक है, तो अगर आप ये 2 ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, रेडिएशन नहीं लेंगे, तो यहाँ वापस में उगेगा, कीमो नहीं लेंगे तो बाकी बॉडी में कहीं पे वापस जब आता है तो हमने सुना है कि उस समय पर और ज्यादा एग्रेसिव हो गया है, और ज्यादा खतरनाक होता है वो, क्योंकि उसमें क्या है, एक तो सीख चुकी है कि क्या ट्रीटमेंट होता है, ज्यादा एग्रेसिव होके आएगी, प्लस जो काटना था वो काट दिए हैं, अब कितना काट सकते हैं, फिर दोबारा वहाँ पर सर्जरी पॉसिबल है, बट और ज्यादा इतना आपने उड़ा दिया, दोबारा सर्जरी और अंदर जाएंगे, तो अनलिमिटेड तो टिश्यू नहीं है ना काटने के लिए। इसलिए गाइडलाइन का भी पालन करना जरूरी है। जो गाइडलाइन का पालन आपको नहीं करना है, आपको डॉक्टर का पेशेंट के लिए मैं कह रही हूँ कि अगर डॉक्टर ने कोई गाइडलाइन दे दी आपको कि ये स्टेप पे चलना है तो उसको जरूर करें। दूसरा ट्रीटमेंट वाले पार्ट में डॉक्टर नेहा, मैं ये पूछ रही थी आपसे कि कैंसर क्या किसी भी एज में हो सकता है? बच्चेदानी का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर क्या किसी भी एज में हो सकता है? मैरिड अनमैरिड किसी को भी हो सकता है? जैसे अगर सर्वाइकल कैंसर की अगर आप बात करते हैं तो ये तो स्टडीज़ में भी है और हम देखते भी हैं, इनका बाइमोडल पीक होता है। बाइमोडल पीक बोलने से मतलब ये है कि ये यंग फीमेल्स में भी देखा जाता है, और ऐसी महिलाएं जिनके माहवारी अब बंद हो चुका है, जिनको हम बोलते हैं मेनोपॉजल जो एज ग्रुप होता है, उनमें भी देखा गया है। क्योंकि ये जो है स्पेशली सर्वाइकल कैंसर जो है ये लिंक्ड है सेक्सुअली मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिशन होता है वायरस का, तो इसलिए ये यंग फीमेल्स में भी देखा जाता है। और वैसे भी अब तो जैसा है सिचुएशन है, एज इज़ नो बार, अपार्ट फ्रॉम अगर सर्वाइकल कैंसर भी अगर हम की बात ना भी करें तो भी एज हैज़ गॉट नो बार, है ना। हम अंडाशय के कैंसर देखते हैं जो कि बहुत ही यंग फीमेल्स में भी देखा जाता है, पर्टिकुलरली जैसे जो हम जर्म सेल ट्यूमर और ऐसे जो वैरायटीज़ होती हैं अंडाशय के कैंसर में, तो वो यंग फीमेल्स में भी देखा जाता है। जैसा कि सर्जरी वाला पार्ट मैंने मौत का पूछा डॉक्टर आशुतोष से, बच्चेदानी की सर्जरी के बारे में भी मैं आपसे पूछूंगी डॉक्टर नेहा। वो ये कि महिलाओं को ये लगता है कि ऑपरेशन जो है ना वो अपने आप में ट्रीटमेंट है, अगर बच्चेदानी रिमूव कर दी गई है तो कंप्लीट हो गई सर्जरी। इसके बाद में फिर अगर डॉक्टर ने कह दिया कि अब आपको रेडिएशन लेना है तो रेडिएशन से जान का खतरा है, रेडिएशन हम नहीं कराएंगे क्योंकि सर्जरी अब हमारी हो चुकी है, ये कितना खतरनाक है? यही बात जो डॉक्टर आशुतोष ने बताया कि रेडिएशन सब जो स्टेजेस होते हैं सबकी कुछ गाइडलाइंस हैं कि स्टेज 3 है तो क्या रहेगा, स्टेज 2 है, स्टेज 1, तो वो स्टेज जो है और फाइनल जो हमारे जो हिस्टोपैथोलॉजी जो हम बोलते हैं उस पर डिपेंड करता है। और ये सब सारी स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट है जो कि सिर्फ इंडिया में नहीं, हम पूरे वर्ल्ड वाइड जो है वो फॉलो करते हैं। अगर आप कुछ चीज़ मिस करते हैं तो चांसेस वही है कि आपकी बीमारी जो है जल्द ही वापस आए, जल्द ही वापस आ सकती है, खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। और ऐसे केसेस कई बार ये केसेस होते हैं कि मतलब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और चेकअप के बाद डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया है कि आप यूट्रस रिमूव करा लो, तो कैंसर नहीं है, लेकिन महिलाओं को वहाँ पर ये लगता है कि हमारी जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, हमारी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, इतनी अर्ली एज में हमको यूट्रस को क्यों रिमूव कराना है, कोई दूसरा ट्रीटमेंट, फिर वो आयुर्वेदिक, फिर वो होम्योपैथिक, ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट में महिलाएं चली जाती हैं जागरूकता की कमी की वजह से। तो क्या ऐसे केसेस में यूट्रस रिमूव कर देना कैंसर से बचाव का भी सेफ है, और क्या इसका असर हमारी आंखों पर या वास्तव में हमारे शरीर पर पड़ता है क्या?
जो बिनाइन कंडीशंस हैं, मतलब कैंसर जिनमें नहीं है, उनमें मेडिकल थेरेपी भी, जो मेडिकल मैनेजमेंट भी एक पार्ट होता है। लेकिन कोई भी डॉक्टर आपको अचानक से ऐसे बच्चादानी हटाने की सलाह तो नहीं देते। पहले वो ये करके मतलब मेडिकल मैनेजमेंट करके देख चुके होते हैं, और अगर वो फेल हो जाती है तब हमारे पास लास्ट रिजॉर्ट जो बचता है वो बच्चादानी निकालना ही बचता है। क्योंकि ऐसी कोई महिला, अगर मान लीजिए जिनको हर माहवारी में इतना खून जा रहा हो कि उनका हीमोग्लोबिन ही बार बार सपोज 6 हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है, तो हम उनको नहीं छोड़ सकते। ऐसे में हमको वो सलाह देनी ही पड़ती है। तो जब रिक्वायर्ड है सर्जरी तब अगर करते हैं तो वो तो मतलब इट इज़ नॉट बाय चॉइस, मतलब पेशेंट के भले के लिए होता है। और हाँ, डेफिनेटली अगर हिस्टेक्टमी अगर कर देते हैं सिर्फ ओवरीज को छोड़ करके, अगर हम अंडाशय अगर अंदर छोड़ते हैं और सिर्फ अगर बच्चादानी निकालते हैं, तो उससे ऐसे कोई मेनोपॉज वाले सिम्टम्स वगैरह जो आते हैं यूजुअली, जो मेनोपॉज के होने के बाद जो सिम्टम्स आने चाहिए वो महिलाओं में नहीं आते अगर हम उनके ओवरीज को बचाते हैं। और कुछ स्टडीज हैं मतलब ओवरी को छोड़ के यूट्रस निकाला जा सकता जी, है, तो प्रॉब्लम नहीं होती है। लाइक जो है वो जल्दी आ जाता है। ये जरूर है, जो चीज़ आपको 50 साल में होगी, 50 में 49, 51 जो इन सालों में होगी, वो डेफिनेटली आपके 3-4 साल पहले मेनोपॉज जो है वो सिम्टम्स आने लगते हैं। तो ये एक थोड़ा है, महिलाओं में ये कारण भी होता है कि बच्चादानी नहीं निकालना है। लेकिन हम ऐसे छोड़ नहीं सकते कि अगर इतनी ब्लीडिंग हो रही हो कि महिला 4-5 ग्राम खून हो जा रहा है और बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेती रहे, तो उससे ये उपाय नहीं है। डॉक्टर भरत, सर्जरी अगर आप सजेस्ट करते हैं तो क्या उसमें एज का कोई क्राइटेरिया होता है कि जब आप देखते हैं पेशेंट को कि एज ज़्यादा है पेशेंट की और स्टेज भी ज़्यादा हो रहा है, तो फिर वहाँ पर आप का ट्रीटमेंट किस तरह से होगा, क्या सर्जरी पर जाते हैं? सबसे पहले तो कैंसर में हम लोग ये देखते हैं किस टाइप का है, कौन सा वेरिएंट है और कौन सा स्टेज है। उसके अकॉर्डिंग हमको गाइडलाइंस में लिखा हुआ है किस में सर्जरी करना है, किस में नहीं करना है। उसके अलावा जैसे पेशेंट की एज ज़्यादा है या फिर उनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है या उनको पहले एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, तो अगर कैंसर का टाइप और स्टेज से हमको लगता है कि इसको ऑपरेशन करना है, उसके बाद हम फिटनेस को ध्यान रखते हैं। तो अगर हमारे इन हाउस कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, पुल्मोनोलॉजिस्ट भी हैं, ज़रूरत पड़ने पे हम उनकी सलाह लेते हैं कि इसमें क्योंकि ऑपरेशन बड़ा है तो इसमें हार्ट को कितना खतरा है या फिर पेशेंट की जान को कितना खतरा होगा या फिर ऑपरेशन के बाद आईसीयू स्टे रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना डिसीजन बनाते हैं कि कितना रिस्क और कितना बेनिफिट है। पहला गाइडलाइन कि इसमें ऑपरेशन करना है या नहीं, उसके बाद पेशेंट का फिजिकल स्टेट कि पेशेंट कितना फिट है। अगर लगता है कि नहीं सर्जरी झेल जाएंगे और तो फिर उसमें सर्जरी के लिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर आशुतोष, आज निम्न वर्ग नहीं बल्कि उच्च वर्ग में भी कोई ऐसा प्रोफाइल नहीं है जहां पर कैंसर नहीं है, लेकिन अच्छी बात हमने ये भी देखी है कि कैंसर ठीक भी हुआ है, उसके बाद उनकी लाइफ भी बढ़ी है। क्या आपको लगता है कि ट्रीटमेंट और कराकर जिंदगी कितनी सही हो सकती है, सही समय पर अगर पहुंचा जाए और इस कैंसर को मात भी देते? हमने देखा है कई ऐसे सेलिब्रिटीज भी हैं, अपने आसपास भी हम देखते हैं कि वो क्योर भी हो जाता है, तो इसके चांसेस कितने हैं? क्योर पिछले 20-30 साल में काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है। मशीनें जो है रेडिएशन की वो बेटर हो गई हैं, सर्जरी की टेक्निक बेटर हो गई हैं, रोबोट्स आ गए हैं, सर्जिकल स्किल बढ़ गया है इतना अच्छा, कीमोथेरेपी की इतनी अच्छी ड्रग आ गई हैं जो काम ज़्यादा अच्छे से करती हैं, साइड इफेक्ट और कम होता है, कॉस्ट कम हो रही है। अभी अब 15-20 साल पहले जो दवाई, जो ब्रेस्ट कैंसर में दवाई यूज़ होती थी, 2.5-3 लाख रुपए का एक शॉट आता था, सिंगल इंजेक्शन। आज जो आपके यहाँ या इंडिया में प्रोड्यूस होता है 20,000 में 15,000 में मिलता है। मतलब लागत इलाज में लागत बहुत कम हो गई, इलाज में भी कम हुई है, एफिकेसी बढ़ गया है, साइड इफेक्ट कम हो रहे हैं तीनों के, सर्जरी के, कीमो के, रेडिएशन के। वो अच्छी बात है, इससे सक्सेस बढ़ता है क्योंकि यही सब सक्सेस को रोकता है। या तो आपका कॉस्ट ज़्यादा हो गया, आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया, वो फेलियर है। साइड इफेक्ट ज़्यादा हो गया, आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया, वो फेलियर है ना। एफिकेसी तो है। में अपने घर के पास में अगर सारी फैसिलिटी मिल रही है, जो आपको डिले करा था वो आपने खत्म कर दिया है ना। इतने अच्छे हॉस्पिटल हो गए हैं, इतने अच्छे डॉक्टर हो गए हैं, पूरे इंडिया में, दुनिया में ट्रेन हो गई, छत्तीसगढ़ में, रायपुर में,
प्रैक्टिस कर रहे हैं और ट्रीट कर रहे हैं उससे बढ़ा है। तो कॉमन कैंसर जो है, बच्चेदानी का कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, मुंह का कैंसर हो गया, स्टेज 3 तक तो क्योरेबल है। इवन अर्ली स्टेज 4 तक भी, स्टेज 4 के भी 2 होते हैं, A एंड B करके, वो भी क्योरेबल है। ओके, यहाँ तक हो गया ब्रेस्ट कैंसर अभी आपके बॉडी में अगर फैलना शुरू हो गया है, समझ लीजिए, उसमें भी वी कैन स्टिल क्योर, जो 20-25 साल पहले ऐसी बात नहीं थी। अभी आपका ब्रेस्ट कैंसर फैल गया है, यू कैन स्टिल गो फॉर क्योर एंड लिव अ लॉन्ग लाइफ, ऐसा। तो ऑब्वियसली बेटर हुआ है। डॉक्टर नेहा, जब वैक्सीन पे हम बात करते हैं, जिस वैक्सीन पर शुरुआत में मैंने आपसे चर्चा की थी, उससे जुड़ा एक मिथ और मेरे ध्यान में आ रहा है, वो ये कि ये वैक्सीन उन्हीं बच्चों को लग सकती है जिन्होंने अभी संबंध नहीं बना है, यानी किसी से भी सेक्सुअल अटैच नहीं हुई है। ये भ्रांति है, या किसी भी एज की महिला अपने आप को बचाने के लिए ये वैक्सीन लगा सकती है? ये जानना भी बेहद ज़रूरी है आज। ये बात होती है वैक्सीन की एफिकेसी की। जो महिला अभी मतलब संबंध बनाना नहीं चालू किए हैं, उनमें ये, क्योंकि हमको पता है कि ये HPV वायरस से होती है, तो HPV के सारे जो उसमें भी सब डिविजन्स होते हैं, स्ट्रेन्स होती हैं बहुत से, जैसे आपने अभी कोविड में देखा अल्फा, डेल्टा, बहुत सारे ऐसे स्ट्रेन्स थी। तो इनमें भी कुछ स्ट्रेन्स जो होते हैं जो कि कैंसर कराते हैं। तो अभी वो किसी भी, क्योंकि यौन संबंध बनाना चालू नहीं हुआ है, तो वो किसी भी वायरस से एक्सपोज्ड नहीं है। तो इसलिए इनमें जो है, बच्चों में अगर हम वैक्सीन लगाते हैं तो हम उसकी एफिकेसी जो है ज़्यादा देख पाते हैं। लेकिन ऐसी महिला जिन्होंने अब भाई संबंध बनाना, मतलब शादी हो गई है, संबंध बना, अगर वो भी लेना चाहें तो इसमें कोई हार्म नहीं है। हमको नहीं मालूम वो कौन सी स्ट्रेन से एक्सपोज हुई हैं, तो नॉट नेसेसरली कि उनको जैसे वैक्सीन 100। यहाँ पर ये उनके दिमाग में बैठ गई है कि अगर शादी हो गई है, पति पत्नी में संबंध बन चुका है, तो अब तो ये वैक्सीन काम ही नहीं करेगी। ये इसके बारे में बताइए कि वही बताना चाहती हूँ, स्ट्रेन्स हैं उनसे आपको अभी भी फायदा मिलता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रेन्स हैं और हमको नहीं मालूम कि किससे एक्सपोजर हो चुका है। तो डेफिनेटली हेल्पफुल है वैक्सीन। बिल्कुल। डॉक्टर आशुतोष, बहुत सारे कारण पर तो हम चर्चा कर रहे हैं। 2 चर्चा जो हमने अभी प्रोग्राम से पहले डिस्कस किया, वो ये कि क्या जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी से कैंसर चला आ रहा है उनको एक खतरा होता है, लेकिन कई बार ये भी देखें ना कि पीढ़ी में किसी को भी कैंसर नहीं है लेकिन उनको भी हो गया है। तो ये कितने टाइप के कैंसर होते हैं और कितनी संभावना होती है जिनमें हेरिडिटी में, तो उनको प्रिकॉशन कैसे लेना चाहिए, कितना रिस्क होता है उनकी लाइफ? जेनेटिक कैंसर होते हैं जो फैमिली में रन करते हैं, है ना। जैसे ब्रेस्ट का कैंसर एक बहुत बड़ा वो है कि अगर क्लोज रिलेटिव को, है ना, माँ, मासी, बुआ, पापा, तो ब्रेस्ट कैंसर मेल में भी होता है। वो ऐसा अगर हुआ है तो चांसेस बढ़ जाते हैं आपके में कि शायद आपको भी हो जाए बिना मतलब के। आप टबैको नहीं ले रहे, एक्सरसाइज कर रहे हैं, हेल्दी हैं, स्ट्रेस नहीं ले रहे, फिर भी आपको हो जाए क्योंकि आपको जीन मिला है ब्रेस्ट कैंसर का। ब्राका जीन होता है ना, वो अगर फैमिली में रन कर रहा है देन यू आर एट हायर रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। एक ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ओवरियन कैंसर होता है, प्रोस्टेट का कैंसर होता है, कुछ ऐसे हैं। ओके, तो ऑब्वियसली उन केसेस में पहला आपको पता होना चाहिए कि ये एक इशू है फैमिली। दूसरा, यू हैव टू कंसल्ट कि क्यों हो रहा है, एक जीन का प्रॉब्लम होता है, आपको डिटेक्ट करना है कि सच में है या नहीं। अगर वो जीन है तो फिर इलाज तो सेम होगा आपका, ठीक है। मतलब प्रिकॉशन नहीं ले सकते जो महिलाएं हेरिडिटी है, रोकथाम बोल रहे हैं हम। हाँ। अगर आपको जीन आ गया है, मान लीजिए हमने आपकी टेस्टिंग कराई और आपके में वो स्ट्रॉन्ग जीन्स आ गए हैं, रोकथाम करने के लिए अगर कैंसर नहीं हुआ है तो रेडिकल स्टेप्स हैं कि ब्रेस्ट रिमूव कर दिए और ओवरी रिमूव कर दिए, प्रिकॉशन जो एंजेलिना जोली सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। बट वो बहुत रेडिकल है ना, बहुत यानी हम हर किसी को सजेस्ट नहीं कर सकते कि आप दोनों ब्रेस्ट निकाल दीजिए, यूट्रस निकाल दीजिए। उन केसेस में क्या कर सकते हैं, हम स्क्रीनिंग को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। जैसे समझ लीजिए कोई रिलैक्स्ड है, मैं स्क्रीनिंग नहीं कराऊंगा, मुझे तो कोई डर ही नहीं है, मेरे फैमिली में नहीं है। लेकिन अगर वो जीन है तो विल एनफोर्स कि आप रेगुलरली कराइए, आपको बहुत ज़्यादा रिस्क है बाकी लोगों से, समझ रहे हैं। तो स्क्रीनिंग डाला जा सकता है उसमें ऑब्वियसली। और जो जेनेटिकली है वो तो कभी भी हो सकता है, जेनेटिक की बात थी, है ना। हाँ, और हेरिडिटी में आपको जेनेटिक हेरिडिटी ओवरलैपिंग टर्म है। अच्छा, जेनेटिक मतलब जीन से रिलेटेड है, हेरिडिटी मतलब जो जीन आनुवंशिक फैमिली में आ रहा है और जा रहा है ना।
एक होता है स्पोरेडिक होता है, वो भी जेनेटिक होता है, लेकिन वो सिर्फ एक बंदे को वो कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, फैमिली को रन नहीं कर रहा है। आपने समझ लीजिए बहुत हाई डोज का रेडिएशन ले लिया, आपके जीन खराब हो गए, आपके बच्चे में नहीं जाने वाले वो मोस्टली। ऐसा है। डॉक्टर नेहा, अगर हम इस पर ही बात करें तो महिलाओं के लिए बहुत सारे लक्षण पर भी हमने चर्चा की, मिथ पर भी चर्चा करी। क्या कुछ ऐसी सावधानी रखें महिलाएं कि इससे बचा जा सकता है? कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं क्या? जैसे पेट की सोनोग्राफी करा के हमको पता चल जाता है कि हमारा किडनी, लीवर या यूट्रस कैसा है, क्या है। क्या कोई ऐसी स्क्रीनिंग है कि फुल बॉडी जांच आपकी हो जाए कि आपकी किसी भी सेल्स में किसी भी तरीके से कोई कैंसरस नहीं जनरेट हो रहा है? क्या कोई ऐसी जांच है? अनफॉर्चुनेटली सारे कैंसर्स के लिए स्क्रीनिंग नहीं मौजूद है, लेकिन हाँ जो कॉमन कैंसर्स हैं जैसे कि ब्रेस्ट की महिलाओं में होने वाले ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, इनके लिए स्क्रीनिंग है। मतलब अलग अलग पार्ट के लिए है। आप चाहें तो एक जैसे कि MRI और CT स्कैन होता है वैसी कोई जांच नहीं है, वैसा रामबाण कुछ नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं है। मतलब आपको अलर्ट रहना है। हर कैंसर के लिए अलग अलग जांच है, सबके लिए स्क्रीन नहीं कर पॉसिबल नहीं है। मैं अगर आपको सब कैंसर के लिए स्क्रीनिंग कराऊं, आप 365 दिन टेस्ट ही कराते रहेंगे, ऑफिस नहीं आ पाएंगे। अच्छा, ब्लड टेस्ट कराने से भी कुछ ऐसी चीजें पता चलती हैं क्या? कुछ कैंसर में मार्कर होता है, मार्कर थ्रो करते हैं, जैसे अंडाशय का कैंसर है और आंतों का कैंसर है, उसके लिए, और प्रोस्टेट कैंसर है, उसके लिए हम मार्कर्स का यूज करते हैं जिसमें ब्लड टेस्ट से पता किया जा सकता है। मगर जैसे हमारे बहुत सारे मित्र हैं जिन लोग आते हैं कि मैंने फुल बॉडी चेकअप कराया है, जिसमें उन लोग हीमोग्लोबिन, लिपिड प्रोफाइल और सब नॉर्मल आया है, तो ये समझ लेते हैं कि नहीं मुझे कुछ नहीं है। वो एक मिथ है। हर कैंसर के लिए अलग अलग स्पेसिफिक टेस्ट हैं, ठीक है, जो जिसको में जो ज्यादा रिस्क होता है वो हम एडवाइस करते हैं, मगर ऐसा फुल बॉडी टेस्ट जैसा कुछ नहीं। बिल्कुल। और ये नहीं समझे, इसीलिए मैंने पूछा कि फुल बॉडी चेकअप में आपने टोटल ब्लड टेस्ट करवा लिया और आपको लगता है कि अब ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर आशुतोष, हमने प्रमुख तौर से 3 कैंसर पे चर्चा की जो भारत में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा जब आप हॉस्पिटल में देखते हैं तो किस किस तरीके के जो कैंसर हैं वो नए नए पता चल रहे हैं, या इसके बाद उनकी संख्या कितनी है, नंबर कितने हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर? इसके अलावा मेन कॉमन कैंसर में देखेंगे तो आप ऊपर से जाना इजी होगा। ब्रेन के ट्यूमर होते हैं, मुंह का तो हमने कर लिया। खाद की नली का होता है, इसोफेगस जिसको बोलते हैं। लंग कैंसर होता है, स्मोकर में ज़्यादा होता है। पेट के कैंसर होते हैं, पेट में बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टमक है, लिवर है, पैनक्रियाज है, कोलोन है, रेक्टम है, इन सब का कैंसर होता है। सबके केसेस हम देखते हैं, उतनी तादाद में नहीं देखते जितने बच्चेदानी का, मुंह का कैंसर देखते हैं, उससे कम नंबर होते हैं, बट ये भी होते हैं। उसके बाद सार्कोमा होते हैं, हड्डी के कैंसर होते हैं, ये हो गया। अंडाशय के, गर्भाशय के कैंसर ये होते हैं, ओवरी के कम मात्रा में होते हैं बट होते हैं। उसके अलावा लिक्विड कैंसर जो होते हैं, नॉन सॉलिड कैंसर, जो ब्लड कैंसर हो गए, लिम्फोमा हो गया, ये स्किन के कैंसर। हाँ, ब्लड कैंसर में भी क्या, क्योंकि आपने चर्चा की थी कि छोटी उम्र के बच्चों को भी होता है, तो ब्लड कैंसर के पीछे कोई कारण होता है, या क्योंकि एज अगर कम है किसी में तो उसमें भी क्या कारण ऐसा होता है जिसमें ब्लड कैंसर हो सकता है, और पता कैसे चले, क्योंकि ब्लड कैंसर का क्या सिम्टम होता है फिर? ब्लड कैंसर तो उसमें बेसिकली देखिए सारे कैंसर जेनेटिक हैं। एक बच्चा ने कुछ नहीं किया है, ना पॉल्यूशन जो है, ना टबैको लिया है, कुछ नहीं किया, अभी पैदा हुआ है, और ब्लड कैंसर कॉमन होता है बच्चों में, है ना। तो उनके में जेनेटिक डिफेक्ट होता है कि ब्लड, बोन मैरो के अंदर ब्लड बनता है, नॉर्मल बन रहा है, करोड़ों सेल बन रहे हैं रोज, उनमें से इक्का दुक्का सेल जो है गड़बड़ हो जाता है। इम्यूनिटी अच्छी है किसी की तो उसको साफ कर देगी और फिर नॉर्मल अपना प्रोसेस चलेगा। बाई चांस हजारों में, 10,000 में एक बच्चा, लाखों में एक बच्चा जो है जिसमें कंट्रोल नहीं हो पाया, तो वो आगे जाके जो बुरा सेल है वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने लग जाएगा। एक टाइम में इतना ज़्यादा बना देगा वो कि वो नॉर्मल ब्लड सेल जो हैं उनकी जगह पे रिप्लेस करने लग जाएगा। आपके हीमोग्लोबिन हो गए, नॉर्मल वाइट ब्लड सेल जो हो गए, इन सबको सुनाई दे रहे हैं ना, ठीक है, उन सबको इफेक्ट करने लग जाएगा। तो आपके जो नॉर्मल सेल हैं, हीमोग्लोबिन कम होने लग जाएगा, प्लेटलेट कम होने लग जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ट्यूमर सेल ने उनकी जगह ले ली है। ब्लड कैंसर ऐसे होता है, शुरू जीन से ही होता है ना, पर जेनेटिक का मतलब हेरेडिटरी नहीं होता है।
जी तो सब कुछ ये genetic समझना है। होगा जी। सर्जरी के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होता है डॉक्टर भरत, वो होता है कीमो का। लेकिन कीमो का भी बहुत सर्जरी होती है तब तक तो पेशेंट ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही वो कीमो पे जाता है उसके हालत बिगड़ते हुए हमने देखा है। तो कीमो का जो साइड इफेक्ट है, क्या उससे बचाने के लिए भी आप लोगों का ट्रीटमेंट होता है? किस तरीके से उसके लिए आप पेशेंट को तैयार करते हैं? थेरेपी का मेन इंटेंशन हमारा होता है कि बॉडी में अगर कहीं पे छोटे छोटे सेल्स हैं जो स्प्रेड हो गए हों, जो हमें नहीं दिख पाते हैं, किसी भी टेस्ट के माध्यम से नहीं दिख पाते हैं, सीटी स्कैन में नहीं आता है, तो उसको हम लोग कीमोथेरेपी के माध्यम से, वो जो कि ब्लड में जाती है पूरे बॉडी में, और उसको डिस्ट्रॉय कर दे। ठीक है, तो जैसे ये हर दवाइयों के लिए सच है कि जिस दवाई का कुछ इफेक्ट होता है उसका साइड इफेक्ट होता है। बट जैसे डॉक्टर आशुतोष ने बताया कि पिछले 20 सालों में हमने इतना प्रोग्रेस किया है कि कीमोथेरेपी की दवाइयों में अब साइड इफेक्ट कम है और इफेक्ट ज़्यादा है। और कीमोथेरेपी के अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन आ गई हैं, जैसे टारगेटेड थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपीज हैं, बहुत सारी टारगेटेड थेरेपी ऐसी हैं जो टेबलेट फॉर्म में, दिन में 1 टेबलेट लेना है और दैट्स इट। उनके साइड इफेक्ट भी कम है और कॉम्प्लायंस भी ज़्यादा है, क्योंकि एक गोली खानी है और ज़्यादातर लोग रोज बीपी, शुगर, किसी न किसी की दवाई खाते ही हैं। तो ये सब प्रोग्रेस हुआ है। अब कीमोथेरेपी की जो भी साइड इफेक्ट होते हैं, 99% जो साइड इफेक्ट्स हैं वो कुछ पीरियड तक होते हैं और वो उसके बाद सेटल हो जाते हैं। ठीक है, तो जब तक इलाज चलता है, जैसे बहुत लोगों में बाल झड़ना होता है, 6 महीने के अंदर 90% बाल वापस भी आ जाते हैं। तो जो भी साइड इफेक्ट्स हैं पहले से कम हैं और उसमें इफेक्टिव ट्रीटमेंट के द्वारा हम साइड इफेक्ट और भी कम कर सकते हैं, और सब टेम्परेरी हैं। टेम्परेरी समय के साथ साथ वो धीरे धीरे वो ठीक होने लगता है। ठीक है डॉक्टर नेहा, आज के समय में एक ओबेसिटी जो है, मोटापा जो है, वो क्या एक कारण हो सकता है कि महिलाओं में देखा गया कि बहुत ज़्यादा मोटापा है, या पुरुष में भी बहुत ज़्यादा मोटापा हम देखने को मिल रहा है, तो क्या मोटापा भी एक कारण बनता है क्या किसी का जो कैंसर है वो तो कहना चाहिए डायरेक्टली लिंक्ड है। आप जी, महिलाओं में ऐसा देखा गया है कि जो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 10% राइज, यानी अगर आप जितने ज़्यादा आपका वेट बढ़ता रहेगा उतने ज़्यादा आपका कैंसर का रिस्क जो है वो बढ़ता जाता है। अच्छा जी, क्योंकि बॉडी में मेटाबॉलिज्म जो है, हार्मोन जो बनता है, सिर्फ अंडाशय ही जो है वो हार्मोन नहीं बनाती है, है ना। कुछ जो रहते हैं हमारे फैट से भी मेटाबोलाइज होकर के हार्मोन्स जो है बॉडी में बनते हैं। स्पेशली जो इस्ट्रोजन जो होता है महिलाओं में, वो जो कि बच्चादानी के कैंसर कराने में, गर्भाशय का जो कैंसर है वो कराने में इंडिकेटेड है, उसका रोल देखा गया है बहुत ही महत्वपूर्ण। तो वो जो है, अगर आप जितने ज़्यादा मोटे होंगे मतलब उतनी ज़्यादा मात्रा में आपके शरीर में जो है इस्ट्रोजन बन रहा होगा, यानी कि उससे जो है आपका रिस्क जो रहता है बच्चादानी के कैंसर का वो बढ़ता जाता है। मतलब मोटापा एक बड़ा फैक्टर है। जी जी, सेम स्तन के कैंसर में मोटापे की वजह से स्तन कैंसर का रिस्क काफी बढ़ता है। लाइफस्टाइल को कितना महत्वपूर्ण रोल मानते हैं डॉक्टर आशुतोष कि आपकी लाइफस्टाइल आज के समय में, स्ट्रेस तो आपने देखा कि हर फील्ड में है, चाहे किसी भी सेक्टर की बात करें, तो ऐसे में आपकी पहले की लाइफस्टाइल और आज की लाइफस्टाइल, क्या ये भी एक फैक्टर हो सकता है क्या ऐसी बीमारियों के लिए? टबैको लाइफस्टाइल में आता है, अल्कोहल लेना, है ना। तो लाइफस्टाइल इज अ बिग वर्ड, बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बड़ा फैक्टर है ना, क्योंकि सब कुछ होता है। अल्कोहल ले रहे हैं आप, मोटापा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, वो भी लाइफस्टाइल में आ रहा है, स्ट्रेस ले रहे हैं वो भी, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा फैक्टर है ना। हाँ, खान पान अगर पूछेंगे वो छोटा रोल है, जो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है ना। आप टाइम से नहीं खा रहे हैं, जंक खाते हैं, जो अपने लिए सही है वो नहीं खा रहे हैं, है ना। और दूसरा है, जो भी खा रहे हैं वो सब एडल्टरेटेड है, आपके मिल्क में एडल्ट्रेशन है, तेल में है और कलर्स में है, सब कुछ है। अब स्ट्रीट में खा रहे हैं, स्ट्रीट वाला क्या बेच रहा है भगवान जाने, देयर इज नो लाइसेंसिंग एंड ऑल, कुछ भी नहीं है, वहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। अब वो आपके अंदर क्या टॉक्सिन भेज रहा है वी डोंट नो, ओके, तो वो हो गया। और मोटापा अलग से, स्ट्रेस अलग से, ऐसा हम नहीं देखते हैं, ये पूरा का पूरा लाइफस्टाइल के अंदर आ जाता है। लाइफस्टाइल
मैनेज ही करनी पड़ेगी, चाहे खान पान ले लीजिए, मोटापा कब करना है, फिटनेस है, एक्सरसाइज लाने के बाद कहीं जाकर थोड़ा बहुत रिस्क कब होगा। फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगी आशुतोष कि क्या आप मैसेज देना चाहेंगे अवेयरनेस के लिए आज हमारे दर्शकों को? डॉक्टर जो है कैंसर का ट्रीटमेंट कर पाएगा, है ना। हम आपके घर नहीं जा सकते, आपको खींच के नहीं ला सकते। पहला स्टेप जो है आपको लेना होता है टेस्टिंग कराने का डॉक्टर के पास। वो कैसे करेंगे? अवेयरनेस से। आपको पहले पता होना चाहिए कि देयर इज अ प्रॉब्लम, तब जाके आप उसके सॉल्यूशन के लिए हमारे पास आएंगे। आप प्रॉब्लम पता मत रखाइए, अवेयर मत होइए, वो बढ़ती जाएगी बीमारी। लास्ट में आप मजबूर होकर हमारे पास आएंगे। मजबूरी में आने से सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। उससे जब ऑप्शन है तब आइए। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। शायद आपका इलाज ऐसा हो कि आपको पता भी न चले, सिर्फ ऑपरेशन हो जाए, सिर्फ रेडिएशन से ठीक हो जाए, या सिर्फ कोई टैबलेट से ठीक हो जाए, ऐसा पॉसिबल है। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है ना। उसी के लिए दिन है। तो पढ़िए। एनीवे इतना सोशल मीडिया में है, थोड़ा सा अपने लिए भी पढ़िए, है ना। नहीं, आप क्या कहना चाहेंगी महिलाओं को? मैं इस चैनल के माध्यम से यही बोलूँगी कि हमने आज इतनी अवेयरनेस और स्क्रीनिंग की बात की, तो प्लीज़ स्क्रीनिंग के लिए ज़रूर आएँ। जो महिलाओं में जो सबसे ज़्यादा जो कैंसर होते हैं, ये ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, जिनके लिए हमारे पास स्क्रीनिंग मौजूद है, तो उसका ज़रूर से ज़रूर स्क्रीनिंग ज़रूर कराइए और कैंसर से बचिए। डॉक्टर भरत, देखिए, कैंसर, ज़्यादातर कैंसर 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। पहला जेनेटिक फैक्टर, दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर या फिर कार्सिनोजेन, जैसे कि टोबैको है, अल्कोहल है, ये सब कार्सिनोजेन है। और तीसरा लाइफस्टाइल फैक्टर। लाइफस्टाइल फैक्टर में आता है मोटापा, एक्सरसाइज ना करना, ये सब लाइफस्टाइल फैक्टर है। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से कैंसर होता है, जिसको हम बचा सकते हैं। और उसके अलावा इसके बावजूद भी रिस्क रहता है, उसको कम करने के लिए हम स्क्रीनिंग करा सकते हैं और अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि हमने सभी फील्ड को छूने की कोशिश की है और वो तमाम जानकारी देने की कोशिश की है जो एक स्वस्थ लोग के लिए जरूरी है, स्वस्थ व्यक्ति के लिए जरूरी है, क्योंकि वही अगर जागरूक है तो गंभीर बीमारी से अपने आप को बचा सकता है। और अगर कोई सिम्टम है तो जल्द से जल्द डॉक्टर के पास पहुंचिए, क्योंकि अर्ली स्टेज में पहुंचते हैं तो आप अपनी जिंदगी बचा सकते हैं। इलाज की पूरी व्यवस्था आज हॉस्पिटल में मौजूद है। काफी वक्त आप लोगों ने दिया डॉक्टर भरत, डॉक्टर नेहा, डॉक्टर आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू।